दुनिया भर में जब भी जलवायु परिवर्तन को मापने की बात होती है तो आईपीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट और उसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट आती है उसका जिक्र काफी व्यापक लेवल पर काफी प्रबलता से किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, आईपीसीसी के बारे में समझेंगे, उसकी आकलन रिपोर्ट पर बात करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल स्टॉकटेक पर भी एक बार हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका एनवायरमेंट के सेगमेंट से आपका जुड़ा हुआ है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार रूपरेखा को समझ लेते हैं। सबसे पहले वीडियो में हम न्यूज यानी कि खबर पर बात करेंगे, इसके अलावा आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट को भी देखेंगे और जो नवीन आकलन रिपोर्ट है AR6 रिपोर्ट, इस पर भी बात करेंगे। ग्लोबल स्टॉकटेक के विषय में भी बात करेंगे और अंत में आईपीसीसी को भी यहां पर हम समझने वाले हैं। इसके अलावा अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी और सवाल जो है आपका वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है और इस वीडियो में जितने भी तथ्यों पर बात होगी उसके आधार पर आसानी से आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले वीडियो की अगर आप बात करें कौन से जीएस पेपर से जुड़ा हुआ है तो जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन जैसे खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो खबर है ये खबर चर्चा में आई क्यों है। तो एक बार इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो खबर चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में बीते दिनों आईपीसीसी की ओर से AR6 संश्लेषण रिपोर्ट ये रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के जारी किए जाने के बाद जो है आईपीसीसी ब्यूरो का चुनाव किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ब्यूरो का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्यूरो का चुनाव इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब ब्यूरो का चुनाव होता है तो ब्यूरो के चुनाव के बाद ही आईपीसीसी जो है वो अपनी अगली रिपोर्ट जारी करता है। तो इस वजह से ब्यूरो का जो चुनाव है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चुनाव के बाद आपका जो रिपोर्ट का 7वां जो चक्र है यानी कि AR7 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब चुनाव हुआ है, ब्यूरो के जो सदस्य हैं उनकी जो पहली बैठक है वो जनवरी 2024 में आयोजित की गई थी। तो इसके बाद आप ऑफिशियल तौर पर कह सकते हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और इसकी बैठक आपका तुर्की में आयोजित की गई थी। क्या क्या यहाँ पर चर्चा के मुद्दे रहे? तो यहाँ पर आपका बजट से संबंधित मुद्दों पर बात की गई कि जो आप रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं उसका बजट क्या रहने वाला है। इसके अलावा रिपोर्ट की समय सीमा क्या रहने वाली है, किस टाइम पीरियड में रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा किस तरह के प्रोग्राम्स आपको रिपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं, उन पर भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा ये जो आपका ये जो पूरा ग्रुप, एक अनौपचारिक ग्रुप भी बनाया गया था जिस अनौपचारिक ग्रुप के माध्यम से बेसिकली आपका जो 6th रिपोर्ट थी AR6 रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट से हमने क्या सीखा, उस रिपोर्ट को लागू करने में क्या समस्याएं आई, वहां पर हमने किस तरह के बिंदुओं पर ध्यान दिया, कौन सी चीजें हम नहीं कर पाए, कहां पर ज्यादा जोर दिया जा सकता था, इसको लेकर भी एक पेपर जो है पब्लिश किया गया। तो ये बेसिकली आपका जो है कॉन्टेक्स्ट हुआ जिस कॉन्टेक्स्ट पर हमने यहाँ पर बात की। अब एक बार हम बात करते हैं आईपीसीसी आकलन रिपोर्ट की। तो आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट की बात करें तो इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो आपका 1988 में जारी हुई थी, यानी कि 1988 में पहली रिपोर्ट आई थी और उसके बाद से अभी तक इसके 6 मूल्यांकन रिपोर्ट जो है आपका जारी की जा चुकी हैं। इसके अलावा आईपीसीसी ने 3 विशेष रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट्स भी जारी की हैं और एक जो है आपका कार्यप्रणाली रिपोर्ट भी जारी की गई है। अब ये जो कार्यप्रणाली रिपोर्ट थी ये रिपोर्ट बेसिकली आपका ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है, उसका जो निष्कासन होता है उसको किस तरह से मापा जाए, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, उसकी गणना किस तरह से की जाए, उसको लेकर के इस स्पेशल रिपोर्ट में बात की गई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें छठी मूल्यांकन रिपोर्ट की यानी कि जो 6th आपका साइकिल है, अगर उस रिपोर्ट की बात करें तो उसकी 3 रिपोर्ट जो है अब तक जारी की गई हैं। 3 रिपोर्ट बेसिकली आपका 2021-22 में पब्लिश की गई हैं और इन रिपोर्ट्स को UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके जो 195 देश हैं उनके वैज्ञानिकों की ओर से इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट आपको मिलेंगे? रिपोर्ट में बेसिकली आपको विज्ञान, परिणाम, अनुकूलन और भेद्यता यानी कि वल्नरेबिलिटी के साथ साथ जो है जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे पहलुओं की जांच करने की कोशिश की गई है। यानी कि क्लाइमेट से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनमें आपका AR6 रिपोर्ट में बात की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि जो हमारा ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है वो लगातार गर्म हो रही है और इसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो मानवीय गतिविधियों को दी जा सकती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो हमारा ग्रह है वो लगातार और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस पूरे रिपोर्ट में बात की गई है।
इसके अलावा अगर हम बात करें AR6 रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट आपको बेसिकली चेतावनी देती है कि जो हमारा वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि को क्या करना है, हमें उसमें वृद्धि को हमें पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश करनी है, उसको लिमिट करने की कोशिश करनी है। ये जो पूरी बात है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली बात है, इसका जिक्र आपको पेरिस समझौते के तहत हमने सहमति के तहत इसको स्वीकार किया था। पेरिस समझौते में हमने एक्सेप्ट किया था कि हम अपने जलवायु परिवर्तन को, हमारी जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले पेरिस समझौते में हमने जो भी टारगेट डिसाइड किए थे उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा रिपोर्ट चेतावनी ये देती है कि हमारा जो समय है वो समय समाप्त हो रहा है और बेसिकली हमारा जो अनुकूलन की जो सीमा यानी कि अडैप्शन की जो सीमा है वो सीमा को पार करने के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो अगर हम समय रहते हुए समय पर ये कोई कदम नहीं उठाते हैं, कोई बड़ा और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, हम जल्द से जल्द इस संबंध में प्रयास नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो समय सीमा है वो जल्द ही निकल जाएगी। सुझाव क्या दिए गए हैं? सुझाव ये दिया गया है कि सबसे पहले हमें वार्मिंग यानी कि जो लगातार जलवायु गर्म हो रही है उसको धीमा करने के लिए कुछ विकल्प अपनाने चाहिए, कुछ रणनीतियों की जरूरत है। कौन कौन सी रणनीति हो सकती हैं? तो जैसे एक रणनीति ये हो सकती है कि जो हमारे नेचुरल सिस्टम है, हमें नेचुरल सिस्टम के प्रति अपने आप को और ज्यादा अनुकूल बनाना होगा और हमारी प्रणाली जो है, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, इसको नेचुरल सिस्टम के अनुरूप करने की जरूरत है, इसको नेचुरल सिस्टम के और ज्यादा अलाइन करने की जरूरत है ताकि हम नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर हमारी गतिविधियों की वजह से कुछ नुकसान होता भी है तो उस नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई की जा सके। ये बेसिकली आपका AR6 रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक जो शब्द आता है वो है ग्लोबल स्टॉकटेक के विषय में। तो ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में भी अगर आप बात करें तो ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? बेसिकली पेरिस समझौते के तहत हमने जो भी लक्ष्य डिसाइड किए थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमने जो कदम उठाए हैं, हमने कितनी सफलता हासिल की है, हम कितने असफल रहे हैं, इस बात का जो आकलन किया जाता है उस आकलन के तंत्र को आप ग्लोबल स्टॉकटेक कह सकते हैं। अब ये जो ग्लोबल स्टॉकटेक है ये UNFCCC के जो भी मेंबर्स हैं इन मेंबर्स की ओर से हर 5 साल में एक बार किया जाता है। ग्लोबल स्टॉकटेक को आप शॉर्ट फॉर्म में GST भी कहते हैं। तो GST के दौरान, ग्लोबल स्टॉकटेक के दौरान बेसिकली आप जो है सामूहिक प्रगति को मापने की कोशिश करते हैं, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कितना बेहतर काम किया है। इसके अलावा हम अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारी शॉर्टकमिंग क्या रही हैं, हम जलवायु कार्यवाहियों को लेकर कितना बेहतर हमने काम किया है, कितना बेहतर काम नहीं किया है। इन तमाम चीजों को यहाँ पर ग्लोबल स्टॉकटेक में मापने की कोशिश की जाती है। इसका जो पहला चक्र था उसकी शुरुआत आपका 2022 में हुई थी और उसका अंत बीते ही साल 2023 में जो UNFCCC का जो COP28 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 28वीं बैठक थी, उसके दौरान किया गया था। इसके अलावा जो आपका दूसरा GST है वो 2028 में आयोजित किया जाना है और इसी वजह से जो आपके तमाम सदस्य देश हैं उन देशों की ओर से आग्रह किया गया है IPCC से, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से, कि आप अपनी जो रिपोर्ट है वो अपनी जो AR7 मूल्यांकन जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल स्टॉकटेक से पहले जारी कर दें। क्यों जारी कर दें? ताकि जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के जो तमाम देश हैं वो पता लगा सकेंगे कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्रह को गर्म होने से रोकने के लिए कितना बेहतर काम किया है और उनके कामों का क्या परिणाम सामने आया है। तो ये जो आपका आग्रह किया गया है वो IPCC से किया गया है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे टॉपिक की बात की। इसके अलावा अब एक बार IPCC के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लिया जाए। तो अगर आप IPCC की बात करें तो बेसिकली ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक पहलुओं का आकलन करता है। वैज्ञानिक पहलुओं का आकलन करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जिसका गठन 1988 में किया गया था और 2 संस्थानों की ओर से मिलकर इसका गठन हुआ था। कौन कौन सी 2 संस्थाएं? इसमें पहला इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP। तो WMO और UNEP के द्वारा मिलकर के जो है आपका IPCC को तैयार किया गया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि IPCC अपना खुद का रिसर्च नहीं करता है। IPCC कुछ वैज्ञानिकों को अपने साथ जोड़ता है जो वैज्ञानिक इस पूरे मामले में, इस पूरे जलवायु परिवर्तन के टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सभी स्तरों पर, सभी लेयर्स पर जो आपके सरकार हैं उन सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की जा सके ताकि उस वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर आपकी सरकारें, आपके जो नीति निर्माता हैं वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के बेहतर निर्णय ले सकें। तो इसको लेकर के यहाँ पर हमने बात की। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं।
प्रश्न जो है वो आपका इसी पूरे विषय से जुड़ा हुआ है। आज का प्रश्न आपसे पूछता है कि आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी, ऑप्शन बी डब्ल्यूएमओ और यूएनडीपी, ऑप्शन सी यूएनईपी और यूएनडीपी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस पूरे सवाल का जो जवाब है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।